मध्यकालीन भारत, राजनीतिक, समाज और संस्कृति 8वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक प्रोफेसर सतीश चंद्र द्वारा लिखित मध्यकालीन भारत पुस्तक का ये अगला भाग है, जिसमें हम चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में 6ठी और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। नमस्कार दोस्तों, इस कड़ी में मध्यकालीन भारत, राजनीतिक, समाज और संस्कृति 8वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक प्रोफेसर सतीश चंद्र द्वारा लिखित मध्यकालीन भारत पुस्तक का ये अगला भाग है, जिसमें हम चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में 6ठी और 8वीं सदियों के बीच बहुत से शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे पल्लव, पांड्य, जो आधुनिक तमिलनाडु पर राज्य करते थे। आधुनिक केरल में चेर और चालुक्य महाराष्ट्र या दक्कन पर राज्य करते थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को हराया था और दक्कन की ओर अपने राज्य का प्रसार करने नहीं दिया। इनमें पल्लव और पांड्य जैसे कुछ राज्यों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं थीं। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके कुछ भागों पर कुछ समय तक शासन भी किया। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ। उसने प्रायद्वीपी के एक बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया। चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव के द्वीपों को भी जीता। दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी उनका प्रभाव आज तक महसूस किया जाता है। चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु कहा जाता था। अब दोस्तों, इसी कड़ी में है चोल साम्राज्य के उदय के बारे में। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयपाल था, जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था। उसने 850 में तंजावुर पर कब्जा किया। 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे और पांड्यों को भी कमजोर कर चुके थे। इस तरह दक्षिण तमिल भूमि पर उनका अधिकार हो गया, मगर राष्ट्रकूटों से अपना बचाव करने के लिए चोलों को लोहे के चने चबाने पड़े। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में कहा, कृष्ण तृतीय ने चोल राजा को हराकर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग को छीन लिया था। चोलों के लिए यह एक भारी पराजय थी, पर वे जल्दी ही संभल गए। विशेषकर 965 में कृष्ण तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद उसके बाद 2 सदियों तक दक्षिण भारत में चोलों का वर्चस्व रहा। राजा राज और राजेंद्र प्रथम का युग आया तो चोल राजाओं में जो सबसे महान राज 985 से लेके 1014 ईस्वी तक उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम, जो कि 1014 से 1044 ईस्वी तक उसने शासन किया। राज ने कावेरी के कछार समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य में एकजुट किया। उसके प्रभाव को उत्तर में स्थित कलिंग या उससे कह लीजिए उड़ीसा तक फैलाया। उसने विदेशी व्यापार के लिए कुछ पड़ोसी क्षेत्रों पर वर्चस्व के लिए नौसेना के महत्व को समझा। त्रिवेंद्रम में चेर सेनाओं को हराया और क्यूबिलोन पर आक्रमण किया। फिर उसने मदुरई को जीता और पांड्य राजा को बंदी बनाया।
उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये कृत्य उसकी इस इच्छा से प्रेरित थे कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में होने वाले व्यापार को वह अपने अधीन लाए। कोरोमंडल तट, मालाबार और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार के केंद्र थे। मालदीव की विजय उसके नौसैनिक कारनामों में से एक थी। राजराज ने कर्नाटक के गंग साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग पर भी अधिकार किया और बेंगी को भी हराया। राजेंद्र प्रथम अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बना दिया गया था तथा सिंहासन पर बैठने से पहले ही प्रशासन और युद्ध का काफी अनुभव प्राप्त कर चुका था। पांड्य और चेर क्षेत्रों की पूरी तरह रौंदकर और उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर राजेंद्र प्रथम ने राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। श्रीलंका की विजय का कार्य भी पूरा हुआ तथा श्रीलंका के राजा और रानी के मुकुट और राज चिन्ह पर कब्जा कर लिया। अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका चोलों के नियंत्रण से मुक्त न हो सका और राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय की पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर शिव और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर था जो 1010 में पूरा हुआ। चोल राजाओं में इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलाई गई जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक वृत्तांत दिए जाते हैं। यही कारण है कि चोलों के बारे में हम उनके पहले के राजाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानते हैं। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया। यह अभियान उसके नेतृत्व एक चोल सेनापति ने किया। 1022 में चलाया गया। इसमें उसी रास्ते को उल्टी दिशा में अपनाया गया जिससे महान विजेता समुद्रगुप्त ने अपनाया। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की। उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास अपनी नई राजधानी बनाई और उसका नाम गंगा के चोल विजेता का नगर रखा। पुनर्जीवित हुए श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ नौसैनिक अभियान राजेंद्र प्रथम के काल का एक और उल्लेखनीय कारनामा था। श्री विजय साम्राज्य जिसे शैलेंद्र शासकों के अंतर्गत 10वीं सदी में पुनर्जीवित किया, मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों में फैला हुआ था और चीन के साथ समुद्री व्यापार के मार्ग पर उसका नियंत्रण था। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र राजवंश के शासक बौद्ध थे और चोलों से उनकी सौहार्दपूर्ण संबंध थे। शैलेंद्र राजा ने महत्वपूर्ण बंदरगाही नगर नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ भी बनवाया और उसके आग्रह पर राजेंद्र प्रथम ने मठ की देखभाल के लिए एक गांव दान में दिया। भारतीय व्यापारियों की राह की बाधाएं दूर करने और चीन के साथ चोलों के व्यापार का प्रसार करने की चोलों की इच्छा प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बीच संबंध विच्छेद का कारण थी। इन अभियानों के फलस्वरूप कतारम या केंडा तथा मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के दूसरे बहुत से स्थान जीत लिए गए। चोल नौसेनाएं इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली रहीं और कुछ समय तक बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बनी रही। पर शैलेंद्र शासकों के साथ हार्दिक संबंध जारी रहे, जैसा कि सुमात्रा से मिले एक टूटे फूटे अभिलेख से ज्ञात होता है, जिस पर 1088 की तिथि पड़ी हुई है। चोल शासकों ने चीन में अपने अनेक प्रतिमंडल भी भेजे। ये अंशतः कूटनीति और अंशतः व्यापारिक थे। चोल प्रतिमंडल 1016 और 1033 में चीन पहुंचे। 70 सौदागरों का एक चोल प्रतिमंडल 1077 में चीन गया और एक चीनी वृत्तांत के अनुसार कांच के समान काफूर, जरी के वस्त्र,
गेंडों, सींगों, हाथी दांत आदि के रूप में दिए गए नजराने के बदले उन्हें ताम्र मुद्राओं की 81,800 मुद्राएं प्राप्त हुईं, अर्थात 4 लाख रुपए से भी अधिक। व्यापार के लिए लाई गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी लोग नजराना शब्द का ही प्रयोग करते थे। चोल राजा बराबर चालुक्यों से लड़ते रहे, जिन्होंने राष्ट्रकूटों की जगह ली। इन्हें परवर्ती चालुक्य कहते हैं और उनकी राजधानी कल्याणी में थी। बेंगी यानी रायसीमा तुंगभद्र के दोआब उत्तर पश्चिम कर्नाटक के गंग शासित प्रदेश के नियंत्रण के लिए चोल और परवर्ती चालुक्य टकराते रहे। इस टकराव में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिली और अंततः दोनों ही राज थककर चूर हो गए। यह भी प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध कठोर से कठोरतम होते जा रहे थे। चोल राजाओं ने कल्याणी समेत चालुक्य नगरों को रौंदा और लूटा तथा ब्राह्मणों और बच्चों समेत जनता का नरसंहार किया। उन्हें पांड्य प्रदेश में भी ऐसी ही नीति अपनाई और जनता को भयभीत करने के लिए सैनिक छावनियां बनाई। उन्होंने श्रीलंका के राजाओं की प्राचीन राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया तथा वहां के राजा रानी के साथ कठोर व्यवहार किया। ये चोल साम्राज्य के इतिहास के कलंक हैं, लेकिन चोल जब किसी प्रदेश को जीत लेते थे तो वहां प्रशासन की एक ठोस व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते। साम्राज्य भर के गांवों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने चोल प्रशासन की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था। 12वीं सदी तक चोल साम्राज्य का फलना फूलना जारी रहा, पर 13वीं सदी के आरंभिक भाग में उसका पतन हो गया। महाराष्ट्र क्षेत्र का परवर्ती चालुक्य साम्राज्य भी 12वीं सदी में समाप्त हो चुका था। दक्षिण में चोलों की जगह पांड्य और होयसलों ने ले ली तथा परवर्ती चालुक्यों की जगह यादवों और काकतियों ने। ये सभी राज्य कलाओं और वास्तुकला के संरक्षक थे। दुर्भाग्य से एक दूसरे के खिलाफ बराबर लड़ते हुए, नगरों को रौंदते हुए और मंदिरों तक न बकसते हुए उन्होंने अपने आप को कमजोर कर लिया। अंततः 14वीं सदी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने उसे नष्ट कर दिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों चोल शासन की स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें क्या था देखते हैं दोस्तों। राजा पहले की तरह चोल प्रशासन में भी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। समस्त सत्ता उसके हाथों में भी थी, पर उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। प्रशासन से बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए राजा प्रायः देश का दौरा करता था। चोलों के पास एक विशाल सेना थी, जिसे हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक, इन्हें सेना के 3 अंग कहा जाता था। पैदल सेना आमतौर पर भालों और तलवारों से लैस होती थी। अधिकांश राजाओं के अपने अंगरक्षक होते थे, जिनको अपना जीवन देकर भी राजा की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाती थी। वेनिस का यात्री मार्को पोलो, जो 13वीं सदी में केरल आया था, कहता है कि राजा की मृत्यु पर उसके सभी अंगरक्षक उसी की चिता पर जल मरते थे। हो सकता है इस कथन की अतिशयोक्ति हो, जैसे कि हमने कहा। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिसका मालाबार और कोरोमंडल तट पर तथा कुछ भाग बंगाल की खाड़ी पर वर्चस्व रहा। चोल राज्य में केंद्रीय नियंत्रण वाले क्षेत्र थे तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय नियंत्रण वाले ढीले ढाले प्रशासन वाले क्षेत्र भी थे। पर्वतवासी और वनवासी पूरे राज्य में बिखरे हुए थे। प्रशासन की बुनियादी इकाई नाडु था। इसमें अनेक गांव होते थे, जिनके बीच नातेदारी का घनिष्ठ संबंध और अन्य दूसरे घनिष्ठ संबंध भी होते थे। तालाबों, कुओं आदि सिंचाई के साधनों के कारण या पर्वतवासियों और वनवासियों को खेतिहर बनाकर जब नए क्षेत्रों को कृषि के अंतर्गत लाया जाता था, तो नाडुओं की संख्या बढ़ जाती। ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमियों का आकार बढ़ा और इन्होंने कृषि के प्रसार में सहायता पहुंचाई। दक्षिण तमिल या चोल प्रदेशों में नाडुओं को मिलाकर बल नाडु बनाए गए थे। चोल राज्यों को 4 मंडलों यानी प्रांतों में बांटा गया था। कभी कभी राजकुमारों को प्रांतों का अधिपति बना दिया जाता था।
अधिकारियों को राजस्व मुक्त भूमियों के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। चोल राजाओं ने राजमार्गों का एक जाल बिछा दिया जो व्यापार के लिए उपयोगी था और नौसेना को गति भी मिली इससे। चोल साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ तथा कुछ ऐसे विशालकाय व्यापारिक संघों का उदय हुआ जो जावा और सुमात्रा से व्यापार करते थे। चोलों ने सिंचाई पर भी ध्यान दिया। इसके लिए कावेरी और दूसरी नदियों का उपयोग किया गया। सिंचाई के लिए अनेक तालाब बनाए गए। भू राजस्व में सरकार का भाग तय करने के लिए कुछ चोल राजाओं ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण भी कराया, पर सरकार का भाग ठीक ठाक कितना था यह हम नहीं जानते। भूकर के अलावा चोल राजाओं की आय व्यापार पर लगी चुंगी, पेशों पर लगी करों तथा पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर भी आधारित थी। चोल शासक समृद्ध थे तथा वे नगरों को बसाने और मंदिरों समेत शानदार स्मारक बनाने का बोझ उठा सकते थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में हम गांवों के स्थानीय स्वशासन की पहले ही चर्चा कर चुके हैं। चोलकालीन अभिलेखों के कारण हमें चोल साम्राज्य के ग्राम शासन के बारे में अधिक जानकारी है। हमें दो सभाओं का ज्ञान है जिनको उर तथा सभा या महासभा कहा जाता था। उर गांव की आम सभा थी, लेकिन इसमें महासभा के कामकाज का अधिक ज्ञान है। यह ब्राह्मणों के गांव में जिनको अग्रहार कहा जाता था, व्यस्त पुरुषों की सभा होती थी। ये गांव ब्राह्मणों से आबाद थे तथा इनमें अधिकांश भूमि राजमुक्त होती थी। इन गांवों को बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी और गांवों के मामले में एक कार्यकारी समिति संभालती थी, जिसमें संपत्तिशाली शिक्षित व्यक्ति या तो पर्चियां डालकर या बारी बारी चुने जाते थे। हर 3 साल पर इन सदस्यों को पदमुक्त होना पड़ता था। भू राजस्व के आकलन और संग्रह, कानून व्यवस्था की रक्षा, न्याय आदि में सहायता के लिए दूसरी समितियां भी होती थीं। महत्वपूर्ण समितियों में एक थी तालाब समिति, जो खेतों के लिए पानी के बंटवारे पर निगाह रखती थी। महासभा नई जमीनों को आबाद कर सकती थी तथा उन पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। यह गांव के लिए ऋण भी ले सकती थी और कर भी लगा सकती थी। चलिए दोस्तों, आगे के टॉपिक में हम इसके सांस्कृतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे।